चलिए तो फिर आगे बढ़ाते हैं। कैलोरीमेट्री हम पढ़ रहे थे, हमने Q बराबर एम एस डेल्टा टी सीख लिया था। Q बराबर एम एस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अगर Q पॉजिटिव आता है सॉल्व होके, मतलब सिस्टम को एनर्जी दी है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर Q नेगेटिव आया है, मतलब फाइनल टेम्परेचर कम है, मतलब सिस्टम ठंडा हुआ है, गर्म नहीं हुआ है, ठंडा हुआ है और एनर्जी उसमें से बाहर निकली है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन का क्यू है, ये एनर्जी का क्यू है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो मान लो ये है कोई ऑब्जेक्ट। ओ, इसका मास है 1 kg। एस है 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी है, डेल्टा टी ले लो या टी इनिशियल टी फाइनल, एक साथ ही ले लें। डेल्टा टी में इंक्रीमेंट है 20 डिग्री सेल्सियस, ये इंक्रीमेंट दे दिया मैंने सीधा। तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर इन जूल, इन जूल। क्वेश्चन लिख लो, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर इन जूल। जूल में आंसर बताना है हीट का। तो देखो फॉर्मूला यही है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यूनिट्स का विशेष ध्यान रखें, हमें आंसर जूल में चाहिए। वो तो ठीक है, कैलोरी को तो जूल करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ मास केजी में दिया है लेकिन ये पर ग्राम दिया है। तो एक ऑप्शन ये है कि या तो इस किलोग्राम को ग्राम में बदल लो, एक ऑप्शन है इसको किलोग्राम में बदल लो। मतलब कहीं ना कहीं यूनिट तो सेम करनी ही पड़ेंगी। सही है, तो रखते हैं वैल्यू। मास रख देते हैं 1, क्योंकि केजी में रख दिया मैंने। अब एस की यूनिट चेंज कर लेते हैं। तो 2 तो हो गया इसकी वैल्यू। कैलोरी को सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया, जूल में। तो 4.2 से मल्टीप्लाई किया। अब ग्राम को किलोग्राम में करेंगे तो 10⁻³ और 1 डिग्री को 1 कैल्विन में करो, डिग्री को डिग्री में, तो क्योंकि चेंज है वैसे ही, वो तो कुछ मायने रहेगा नहीं, तो मतलब बेसिकली 1 से ही मल्टीप्लाई। और डेल्टा टी कितना है, 30। ये आंसर आएगा। ये जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। कितना आएगा, 168,000 ऐसा, जूल। ठीक है, ऐसे ये आंसर है। यूनिट्स का विशेष ध्यान रखें, यूनिट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। सिंपल है ना मामला। चलिए, इस सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन ऐसा करते हैं कि हम कह दें आपसे कि इसका इनिशियल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। इफ हीट इज गिवन, कितने हीट दे दी, मान लीजिए मैंने इसको 1000 जूल हीट दे दी। 1000 जूल हीट इज गिवन टू द ब्लॉक, 1000 जूल heat is given to the block, then find final temperature of the block. समझ में आई बात। 1000 जूल is given to the block, then find final temperature of the block in Kelvin, final temperature of the block in Kelvin। कि केल्विन में आंसर दो, या क्वेश्चन में नहीं बोलेगा पहले कि जूल में आंसर दो, बोलेगा फाइंड हीट या फाइंड टेम्परेचर। ऑप्शन में वो बोल देगा 203 केल्विन। ठीक है, तो अपन कई बार आंसर निकाल लेते हैं, फिर बोलते हैं हमारा मैच ही नहीं कर रहा। हम भूल जाते हैं कि यूनिट भी तो अलग अलग है। हम डिग्री में आंसर निकाल के बैठे हैं, ऑप्शन में केल्विन में दे रखा है। ऐसा बहुत होता है इसलिए। चलो कर दें, एम एस यही लगा ना फॉर्मूला। तो अब देखो क्या लिखा है, हीट इज गिवन, मतलब प्लस में 1000 लिखना है या माइनस में 1000 लिखना है। एम क्या लिखोगे, 1 लिख देते हैं। एस की यूनिट ध्यान से, ये तो कैलोरी में है पर इधर जूल में है,
तो उसको बदलना पड़ेगा। दोनों में कुछ भी कर सकते हैं, ये इस जूल को कैलोरी में बदलो या एस की कैलोरी वाले को जूल में बदलो, कुछ भी करो तो सेम यूनिट रखनी है बस। तो 2 × 4.2 डिवाइड बाई 10⁻³ ये कन्वर्ट कर दिया किसमें, किलोग्राम जूल पर किलोग्राम। और डेल्टा टी में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल हमें पता ही नहीं है, टी इनिशियल 10 अब देखो यहाँ पे 10 रखा है ना, तो टी फाइनल अब डिग्री में आएगा, फिर लास्ट में उसको कन्वर्ट कर देना, या फिर 10 की जगह 283 रख दो, यहीं पे केल्विन में कन्वर्ट कर लो, तो जो फाइनल आंसर आएगा सीधा केल्विन में आएगा। आपकी इच्छा है, बस ध्यान रखो जो भी करो। यहां से टी फाइनल कितना आ रहा है, जो भी आएगा डिग्री सेल्सियस में आएगा, कितना आएगा, या सीधा केल्विन में बता दो आंसर। केल्विन में कितना आया, 283.1 केल्विन, तो ये कितना हो गया 10.1, थोड़ा सा ही बड़ा, मतलब 1000 जूल एनर्जी, इतनी भी ज्यादा नहीं थी। कितना टेम्परेचर बढ़ा पाई, बस 0.1। ठीक है, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी वो देखो कितनी ज्यादा है, 1 ग्राम के लिए 2 कैलोरी लग रही है, मात्र 1 ग्राम के लिए। और यहाँ पे कितने हैं, 1 किलोग्राम, इतना बड़ा, इतना सारा मटेरियल को गर्म करने के लिए 1000 जूल कोई ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा नहीं पाए। ठीक है, आप वो देखो ना, आपने सुना होगा जो पानी होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, सुना है क्या, क्यों, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, कितनी है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री बढ़ाने में 1 ग्राम का 1 कैलोरी एनर्जी लगती है, समझ रहे हो क्या। तो ये बहुत बड़ी बात, कैलोरी में बहुत बड़ा अमाउंट है ऑलरेडी, एनर्जी की बड़ी यूनिट है कैलोरी, और उसके अलावा भी ये 1 कैलोरी केवल किसके लिए, 1 ग्राम के लिए। तो मतलब पानी को गर्म करने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ठंडा होने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें से निकलनी चाहिए, तो वो दोनों ही प्रोसेस उसकी स्लो होती है, टाइम लगता है। तो पानी जल्दी से ठंडा भी नहीं होता, जल्दी से गर्म भी नहीं, मतलब ये बात हो रही है जैसे जहाँ पे समुद्र है वहां पे मौसम एक जैसा रहता है, ऐसा सुना होगा ना, जो भी ऐसे इलाके हैं बॉम्बे वगैरह, वहां पे ना ज्यादा गर्मी पड़ती ठंड पड़ती, क्योंकि वो पानी ना ज्यादा उनको गर्म होने देता ना ठंडा। वैसे लेकिन जो राजस्थान है जहाँ पे बालू रेत है, वो तुरंत ठंडी हो जाती है और तुरंत गर्म हो जाती है। अरे तुम कुछ भी, हेडिंग डालो, ये समझ गए, सिंपल है ना फॉर्मूले का यूज, बहुत बढ़िया। हेडिंग डालो, प्रिंसिपल ऑफ मिक्सिंग। अब हम दो गरम गरम मटेरियल को मिक्स करेंगे और बताएंगे कि उनका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मिक्सिंग, जो प्रिंसिपल हम अभी लिखने वाले हैं उसमें दो अजम्पशन लिए गए हैं, दो बातें मानी गई हैं। पहली बात तो ये, पहली बात तो क्या, पहली बात तो ये कि जो भी एनर्जी है सिस्टम की वो सिस्टम में ही है, मतलब दो ऑब्जेक्ट को मिक्स किया मिलाया तो उनकी एनर्जी ना तो सिस्टम में बाहर गई, ना बाहर सिस्टम से कोई एनर्जी उनके पास आई। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जब दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाया, दोनों चीजों को मिलाया, तो मिलाने के बाद उनकी स्टेट नहीं बदली, उनका फेज नहीं बदला, स्टेट नहीं बदली। जैसे सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया, गरम गरम, ऐसे मान लो कि नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में एक गरम स्टील की बॉल को डाल दिया, फिर थोड़ा सा छुन होगा पर ठीक है, वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपन, लेकिन ये मान रहे हैं कि स्टील की बॉल अब पिघलनी नहीं चाहिए, पानी के अंदर जाती है, पता पड़े घुल गई, स्टील की बॉल पानी में घुल गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टील की बॉल सॉलिड डाली थी तो आफ्टर मिक्सिंग वो सॉलिड ही रहना चाहिए, समझ गए क्या। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन कल को मतलब कल की क्लास में अपन आइस को और पानी को भी मिक्स करेंगे, आइस क्यूब्स को पानी के साथ रख दिया, 1 घंटे छोड़ दिया, बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो ऑब्वियसली, क्या ऑब्वियसली, आइस गल जाएगी, पानी बन जाएगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो पानी को बर्फ बना दे, ऐसा कभी नहीं होता, उसमें एटमॉस्फेयर में एनर्जी लॉस होती है, तब नहीं होता। मान लो 5 किलो आइस लाके रख दूं और 5 ml पानी रखा है, तो क्या, और आइस भी कितने डिग्री पर,
-40 डिग्री सेल्सियस। और पानी पानी तो जीरो के ऊपर रहेगा, मान लो 1 डिग्री सेल्सियस। तो वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब पूरे की पूरे टेम्परेचर -40 डिग्री पर, ठीक है ना, -38 हो जाएगा, -35 डिग्री हो सकता है, पर बर्फ तो बन जाएगा ना सब कुछ। बोले सर 3 दिन के लिए छोड़ दो पानी बन जाएगा, नहीं। हम क्या मान रहे हैं, सिस्टम की एनर्जी लॉस ही नहीं हो रही, सिस्टम की एनर्जी सिस्टम में ही है। तो कैसे बन जाएगी बर्फ पानी? बर्फ बर्फ रहेगी, वो पानी को ही बर्फ बना देगी। खैर, पर उस केस में स्टेट फेस चेंज हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगी। वहां पे ये वाला मिक्सिंग का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे एक अलग तरह की एनर्जी आती है जब भी स्टेट चेंज होती है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट आती है वहां पे, तो वहां पे ये वाले फॉर्मूले काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो एम एस डेल्टा टी वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, ये केवल तभी लगा सकते हो जब आपने किसी मटेरियल को गर्म किया और उसकी स्टेट नहीं बदली। जैसे स्टील की बॉल को गर्म किया, गर्म करके उसका टेम्परेचर मान लो बढ़ गया, तो बताओ कितनी एनर्जी लगी टेम्परेचर बढ़ाने में, एम एस डेल्टा टी। लेकिन वो इतना गर्म किया कि स्टील की बॉल पिघल गई, अब बताओ कितनी एनर्जी लगी। तो आप एम एस डेल्टा टी अकेले से उसका आंसर नहीं निकाल पाओगे कितनी एनर्जी लगी। साथ में आपको एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट और लगाना, लेटेंट हीट का। ठीक है, तो हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें हम ये ले रहे हैं कि फेस चेंज नहीं हो रहा है, फेस चेंज होगा तो क्या करेंगे वो अलग। ठीक है, समझ गए? तो हेडिंग डालो प्रिंसिपल ऑफ मिक्सिंग, डाली? सही। चलो, तो मानो, देखो, अच्छा हाँ, और बातें कर लो। कैसे चैप्टर चल रहे हैं यार ये, मस्त एकदम, है ना? चलो और बातें करते हैं। जैसे दो ऑब्जेक्ट है, इनमें से एक इसके कंपैरिजन में ठंडा होगा, एक उसके कंपैरिजन में गर्म होगा। अबे दो सेम टेम्परेचर की चीजें मिला दी तो क्या होगा? सेम ही रहेगा टेम्परेचर। ऐसा है क्या? हाँ, दो सेम टेम्परेचर की चीजें अगर मिला दी तो फाइनल टेम्परेचर वही रहेगा, चेंज नहीं होएगा। एनर्जी फ्लो हमेशा किधर से किधर होती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर सेम हो गया तो कोई ठंडा नहीं होगा, कोई गर्म नहीं होगा, जो जैसा है वैसा रहेगा, क्योंकि एनर्जी फ्लो ही नहीं हुई ना। मान लो, इस अभी एग्जांपल है ना, अभी लिखना मत कुछ भी। 10 डिग्री का है और ये 50 डिग्री सेल्सियस का है, तो बताओ, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने वाला में दोनों को कांटेक्ट में ले आए। जैसे ही दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ एनर्जी फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगी। तो गेन कौन करेगा एनर्जी? ये, इसको एनर्जी मिलेगी, तो टेम्परेचर इसका बढ़ेगा। ठीक है, ये उतनी ही एनर्जी लेगा जितनी एनर्जी ये देगा, क्योंकि सिस्टम में कुछ लॉस नहीं हो रहा है। वरना तो क्या होता, ये एनर्जी देता, थोड़ी सी बाहर निकल जाती, थोड़ी इसको मिलती। लेकिन हम सिस्टम का लॉस नहीं ले रहे। क्वेश्चन चाहे तो ले सकता है सिस्टम का लॉस, वो कहेगा कि थोड़ी एनर्जी सिस्टम में लॉस हो गई। उसको भी करना सीखेंगे, कैसे करेंगे वो अलग बात है, पर पहले ये सीखो कि सिस्टम में कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। तो ये बात एकदम कंफर्म है कि जितनी एनर्जी गर्म ऑब्जेक्ट देगा, लॉस करेगा, उतनी एनर्जी ये गेन करेगा। तो हम सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि मान लो दोनों को मिक्स किया, फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाएगा, तो एनर्जी लॉस इन दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एनर्जी गेन इन दिस ऑब्जेक्ट, दोनों को बराबर करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो दो में तो ये बताना बहुत आसान है, कौन एनर्जी देगा। गर्म ऑब्जेक्ट एनर्जी देगा, ठंडा ऑब्जेक्ट एनर्जी लेगा। सही बात है। और जो फाइनल दोनों का टेम्परेचर आएगा वो सेम हो जाएगा। नहीं होएगा सेम? अच्छा, अभी ठंडी आने वाली है, कई लोगों ने तो गर्म पानी से नहाना स्टार्ट कर दिया होगा, कई लोग बंद ही नहीं करते नहाना, वो गर्म से ही नहाते हैं। जो भी है, तुम जो भी केस हो, लेकिन अगर आप, जैसे मान लो आपने पहले ठंडा पानी भरा आधी बाल्टी, फिर गर्म पानी भरा आधी बाल्टी, ठीक है, अब तुमने डब्बे से पानी भरा बाल्टी में से और डाला, तो कभी पानी एकदम ठंडा लगता है, और कभी पानी जैसे थोड़ी वैल्यू डालते तो और अच्छा लगेगा। जो ठंडा पानी है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे है, और जो गर्म पानी है मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे है। दोनों पानी को आपने एक बाल्टी में भर लिया आधा आधा, या जितना मन किया तुमने उतना भर लिया, ठीक है क्या? और फिर तुमने, ठीक है, तो बताओ अब तुम्हें क्या फील होगा? कभी एकदम 10 डिग्री वाला ठंडा लगेगा, कभी 50 डिग्री वाला गर्म लगेगा, ऐसा लगेगा? तुम ऐसा ही लगता है क्या? अबे
10 डिग्री वाला ठंडा लगेगा, कभी 50 डिग्री वाला गर्म लगेगा, या या सेम लगेगा जो भी लगेगा। वह बताओ ना, ये तो अनुभव किया होगा तुमने कि ऐसा रहता है कि 50 डिग्री वाला अलग पानी रहता है बाल्टी के अंदर, 10 डिग्री वाला अलग रहता है, तो डब्बे में डाला तो कभी वो 10 वाला ठंडा, कभी 50 वाला गर्म। ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि दोनों मिक्स होके अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, जब तक कि दोनों का थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए, और वो फाइनल टेम्परेचर सेट हो जाता है पूरे पानी का, और फिर पूरा पानी एक ही टेम्परेचर का लगता है ना? मन नहीं मान रहा? बड़ा अजीब लोग हैं। तो कुल मिला के मिक्सिंग होने के बाद फाइनली थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। ये एनर्जी का एक्सचेंज करते रहेंगे जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। एट द एंड ये अचीव कर लेंगे और एनर्जी का फ्लो रुक जाएगा। वही आंसर हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर। समझ में आ रही बात? अरे हाँ ना। तो अगर दो ही ऑब्जेक्ट है तो ये एकदम कंफर्म बात है कि गर्म एनर्जी देगा, ठंडा गर्म वाले से एनर्जी लेगा, ठंडा वाला गर्म हो जाएगा, गर्म वाला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, बीच का कोई टेम्परेचर ये अचीव कर लेंगे। जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो 10 से 50 के बीच में ही रहेगा, ये एकदम कंफर्म। दो में तो सारी बातें ठीक है। अब मैंने ये और बोल दिया कि एक और मटेरियल है 80 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ, ये बात अभी भी कंफर्म है, जो सबसे ज्यादा वाला टेम्परेचर वाला है वो एनर्जी देगा, सबसे कम वाला लेगा। ये क्या करेगा? थोड़ी सी एनर्जी देगा और थोड़ी सी एनर्जी लेगा। फाइनल टेम्परेचर कहाँ आएगा? 10 से 50 के बीच में, 50 से 80 के बीच में। अगर 10 से 50 के बीच में आया, मतलब इसने भी एनर्जी दी, इसने भी दी, इसने दोनों से एनर्जी ली। और अगर फाइनल टेम्परेचर आया 50 से 80 के बीच में, तो मतलब इसने एनर्जी दी, इसने ली और इसने भी ली। समझ में आई बात? 50 ऐसा नहीं करेगा कि थोड़ी एनर्जी देगा और थोड़ी एनर्जी लेगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो तीन में गड़बड़ हो गई ना। दो तक तो ठीक था। अब अब क्या करे? लेकिन देखो, कोई कुछ भी हो, इसने एनर्जी दी हो चाहे ली हो, इन सबका समेशन तो जीरो ही है। इनमें से कुछ एनर्जी लेंगे, उनकी एनर्जी तो पॉजिटिव में लिख देंगे, कुछ एनर्जी देंगे, उनकी एनर्जी नेगेटिव में लिख देंगे। जो जितनी भी एनर्जी देगा वो उतनी एनर्जी लेगा। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही रहने वाली है सब कुछ, प्लस माइनस कट के जीरो ही आने वाला है। हमें पता ही नहीं है कौन दे रहा है कौन ले रहा है। समझ में आई बात? तो हम तो गणित पे छोड़ देंगे, वो फाइनल आंसर निकालें कैसे। अब देखना, अब मैं यही सिखा रहा हूँ। तो मान लो तीन ऑब्जेक्ट हैं, M3S। तीन क्या मतलब कितने भी हो सकते हैं, तीन तो अपन मान रहे हैं क्योंकि दो तो आसान है। इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2 और इसका टेम्परेचर T3। मिक्स कर दिया तीनों को। मिक्स करने का मतलब ऐसा नहीं है कि फोड़ के मिक्स करना है कि सर ब्लॉक है तो फोड़ दिए फिर। मिक्स करने का मतलब पास पास रख दिए, बस यही है। कांटेक्ट में आनी चाहिए, कांटेक्ट में आने चाहिए, एनर्जी ट्रांसफर होना चाहिए, कैसे भी कर ले। ठीक है। अब फाइनल टेम्परेचर तीनों का क्या हो जाएगा? टी फाइनल ये नहीं पता। क्या पता है? ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता था। तो हमने तो मान लिया कि जो भी होएगा, कोई एनर्जी देगा, कोई एनर्जी लेगा। जिससे अंदर से एनर्जी निकलेगी उसकी एनर्जी नेगेटिव में होगी, उसका फाइनल टेम्परेचर कम होएगा। और जो एनर्जी लेगा उसका फाइनल टेम्परेचर बढ़ेगा और एनर्जी पॉजिटिव में आएगी। तो हमने तो ये लिख दिया। इसका भी टेम्परेचर फाइनल टी फाइनल, तो M1S1 टी फाइनल माइनस टी इनिशियल प्लस M2S2 टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, M3S3 टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बराबर जीरो। बोले आपस में कर लो तुम, जिसको एनर्जी देनी है दे लो, जिसको लेने ले लो। हमें तो टोटल समेशन जीरो चाहिए। जीरो ही होएगा ना? नहीं होएगा, बस खत्म हो गया। पर इसमें हमने ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं, पहली फेज चेंज नहीं हुआ है और दूसरी कोई भी लॉस नहीं हुआ है। मान लो वो भी हो जाता, मान लो बोल देते इस प्रोसेस में हमने चलते चलते 100 जूल हमने अपनी तरफ से डाल दी इसमें, 100 जूल सिस्टम को दे दी, तो यहाँ +100 कर लेते, सिस्टम को मिल गई ना। और बोल देते कि थोड़ा सा लीकेज था कहीं से, 100 जूल निकल गई बाहर, ये चल रहा था एक्सचेंज, इसमें 100 जूल साइड से निकल लिया,
तो -100 बराबर 0। कुल मिला के 0 तो होना ही है ना। देखो मजे की बात इस चैप्टर में, एनर्जी होती है स्केलर। क्या होती है एनर्जी? स्केलर। और स्केलर क्वांटिटी का हिसाब किताब एकदम पैसे जैसा होता है, डायरेक्शन तो है नहीं ना। तो कुल मिला के हिसाब किताब 0 बैठना चाहिए। समझ में आई बात? एनर्जी आई तो पैसे आए तो जोड़ दो, गए तो घटा दो। एट द एंड हिसाब किताब अपना भाई, अपन रात में हिसाब नहीं बनाते, जितना आया गया मेला में लोके। तुम्हारे किसी के नहीं है कि वो लाल किताब, लास्ट में टोटल मैच नहीं होता क्या यार? नेट 0 आना चाहिए ना यार। नहीं, अरे कुछ थोड़ा वो समझते हो तुम अगर, 10वीं क्लास में तो पढ़ी होगी ना थोड़ी सी। क्या बोलते हैं उसको? हैं? पता नहीं मेरे को। लिख लो लिख लो, हो गया। सवाल सॉल्व, लिख लो, यही है प्रिंसिपल ऑफ मिक्सिंग। पर ये फॉर्मूला तब वैलिड है, यहाँ पे हमने कोई भी एनर्जी को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। हमने अब ये नहीं माना है कि एटमॉस्फेयर में कोई भी लॉस हुआ है या एटमॉस्फेयर से कोई एनर्जी आई है, ना ही यहाँ पे फेज चेंज हुआ है। तो लेटेंट हीट का कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है। अच्छा, एक बात गौर, मैंने ये नहीं बोला है कि दो अलग फेज के मटेरियल मिक्स नहीं करने हैं। आप एक लिक्विड को सॉलिड को मिक्स कर सकते हो, मैंने ये बोला है मिक्स करने के बाद उनके फेज नहीं बदलने चाहिए, अंतर है। समझ में आ रही बात? सॉलिड को और लिक्विड को मिक्स करो आराम से, पर मिक्स करने के बाद सॉलिड सॉलिड रहना चाहिए, लिक्विड लिक्विड रहना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये लगेगा फेज चेंज नहीं होना चाहिए। दो अलग फेज के ऑब्जेक्ट आप मिक्स करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमेशा ये ध्यान रखें, टी फाइनल टी फाइनल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है। अच्छा, इसको ले लेते 2 kg का मटेरियल, इसको 3 kg का मटेरियल, ये 4 kg मटेरियल। एस ले लेते हैं 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 3 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 4 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। तीनों को कर दिया मिक्स। इनिशियल टेम्परेचर भी देने पड़ेंगे। इसका इनिशियल है 10 डिग्री सेल्सियस, इसका है 20 डिग्री सेल्सियस, इसका है 30 डिग्री सेल्सियस। मिक्स कर दिया तीनों को, बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? यूनिट्स का ध्यान रखना, है ना। फाइनल टेम्परेचर तीनों का सेम आएगा, ये अच्छी बात है। MS डेल्टा टी लगाना है। एम, अच्छा, यहाँ पे आप देखो, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि कैलोरी वैलोरी क्या है, वो तो कट ही जाना है क्योंकि उधर तो 0 ही होना है ना। तो हम फालतू में इनकी यूनिट चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये किलोग्राम में पर ग्राम है। तो ऐसा करो ना, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। हमें यूनिट सेम चाहिए, किसी को किस में कन्वर्ट, तो क्या लिखेंगे? 2000 × 2, वैसे तो वो भी, हाँ, टी फाइनल -10 प्लस टी फाइनल -20 प्लस, वैसे तो 1000 भी गया काम से, टी फाइनल -30 बराबर 0। आपको सॉल्व करके टी फाइनल बताना है, बस हो गया काम, डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा। अब आंसर जो आएगा उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कौन एनर्जी दे रहा है कौन एनर्जी ले रहा है, क्या आंसर आ रहा है। मतलब नहीं नहीं, लगभग लगभग ही बता दो, 20 से बड़ा आ रहा है कि छोटा? कितना लिख दूं, मतलब समथिंग समथिंग ही बता दो। लगभग 24 समथिंग आ रहा है डिग्री सेल्सियस, तो मतलब ये दोनों एनर्जी लेंगे, ये एनर्जी देगा, ऐसा। समझ गए? अगला सवाल लिखो। 3, नया सवाल। अरे यार सॉल्व, 3 बॉडीज, ब्रैकेट में लिखोगे A, B, C, 3 बॉडीज
ब्रैकेट में A कॉमा B कॉमा C of different material but same mass. Three bodies ब्रैकेट में A कॉमा B कॉमा C of different material but same mass have initial temperature 12 degree Celsius comma 15 degree Celsius and 20 degree Celsius respectively. 12, 15, 20 respectively. ठीक है, 12, 15, 20 इनके टेम्परेचर हैं तीन बॉडी के। अब कुछ बातें बताई गई हैं कि इफ ए एंड बी आर मिक्स्ड, लिखो, इफ ए एंड बी आर मिक्स्ड देन फाइनल टेम्परेचर इज 13 डिग्री सेल्सियस। ये बता दिया कि अगर ए और बी को मिक्स कर रहे हैं तो फाइनल टेम्परेचर कितना आ रहा है, 12-15 के बीच का, 13। फिर इफ बी एंड सी आर मिक्स्ड देन फाइनल टेम्परेचर इज 18 डिग्री सेल्सियस, 15-20 के बीच का। नाउ इफ A and C are mixed, then find final temperature. Are mixed. Find final temperature. समझ गए? अरे समझ गए ना? चलो तो देखो हो गया है सवाल। तो आप देखो कैसे किया। तो सबसे पहले किस किस को मिक्स किया है? अच्छा, सबके इनिशियल टेम्परेचर बता दो भी काम आएंगे। ए का 12, 15, 15, 20, इसका 12, इसका 20। अभी लिखने का काम आएगा। देखो सबसे पहले हम किस किस को मिक्स कर रहे हैं, ए बी को। तो ए बी के लिए हम मिक्सिंग प्रिंसिपल लगाएंगे। अच्छा, मास सबका सेम है लेकिन मटेरियल अलग है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी अलग हो जाएगी। तो हम लिखेंगे ए के लिए M(S)A फाइनल 13 माइनस 12 M(S)B 13 माइनस 15 बराबर 0। गणित को अपना काम करने दो, आप तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखो। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये SA बराबर 2SB, ये एक इक्वेशन बने। फिर ऐसा ही दूसरे के लिए सॉल्व करो। M(S)B फाइनल 18 माइनस 15 प्लस M(S)C 18 माइनस 20 बराबर 0। तो ये कितना हो गया, 2SC इज इक्वल टू 3SB। सही है। अब तीसरे के लिए लिखो, ए और सी के लिए, तो वही आंसर हो जाएगा आपका। M(S)A फाइनल तो पता ही नहीं है ना इस बार, पर इनिशियल पता है। M(S)C, ये क्या फूटा, ये हो गया। यहां से आप इसको इधर उधर कर लो थोड़ा सा, SA/SC, तो ये माइनस में हो जाएगा ना, तो देखो 20 माइनस TF डिवाइड बाय TF-12। और SA/SC कहां से आएंगे, 1 2 को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे SB कट जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा, SA/SC आएगा 4/3। और इसको आप सॉल्व करोगे और यहाँ से TF कितना बता रहे हैं, 15.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ये हो जाएगा। ठीक है, लिख बता दें।
लिखें? चलो ये वाला सवाल। अब मिक्सिंग वाला नहीं है, मिक्सिंग से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं अपन। मिक्सिंग वाले हो गए, ऐसे ही आते हैं। अभी और मिक्सिंग करेंगे जिसमें फेज चेंज होगा। ठीक है, सेम फेज में मिक्सिंग में यही लगाना है, M1S1 ΔT। अच्छा, तो हमें पानी गर्म करना है नहाने के लिए। ठीक है, तो लगभग कितने अच्छा नहीं, इस सवाल से पहले एक नोट डाल लेना यार, तुम्हें पते होंगी सारी बातें ये वाली, लेकिन फिर भी नोट डाल लेना है ना, क्या क्या लिख लेना, ये सब लिख लेना उसमें। ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, जनरल बात है, और मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता है ये बात, लेकिन फिर भी लिख लेना। चलो जल्दी जल्दी बोलते जाओ, जल्दी जल्दी। डेंसिटी ऑफ वाटर, वन क्या? ग्राम पर, हाँ, सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ml, लीटर, ये सब केमिस्ट्री की यूनिट्स हैं। ग्राम है ना, हमारे चलते हैं एसआई यूनिट, एसआई में वॉल्यूम को मीटर क्यूब में नापते हैं, और मास को किलोग्राम में। तो यूनिट होगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इस क्वेश्चन से पहले नोट डाल के लिख लेना, अब मैं मिटा दूंगा। अच्छा और बताओ, वो रिलेशन बताओ लीटर और मीटर क्यूब में। क्या? 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, है ना? ठीक है, काम आएगा ये रिलेशन बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें फिजिक्स में सारी चीजें मीटर क्यूब में चाहिए, और लीटर में दे दी कभी, तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? और ये तो सबको पता ही होगा, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ये पता है? कोई दिक्कत इसमें? बहुत बढ़िया, लिख लो ये तीनों को। लिख लिया गया? चलिए, तो जनरली कितना पानी आ जाता है इसमें? जनरली 25 लीटर पानी आया था लगभग, कि जो 20, हाँ, 20-25 लीटर के आसपास का पानी। ये लिख लिया क्या? मैं मिटा रहा हूं, ये मिटा दूं? तो लगभग यहाँ पे ना 25 लीटर पानी भरा है इसमें। ठीक है, सर्दियों में कितना ठंडा हो जाता है पानी? लगभग 15 डिग्री पे तो पहुंच ही जाता होगा, वो रात में ठंडा होता है ना। अरे सही है ना? और नहाने के लिए लगभग कितने डिग्री पे हमें पानी चाहिए? 25, 30, 30 डिग्री मान लो। 30 डिग्री पे पानी पे नहाने में अच्छा लगता है सर्दियों में, है ना? किससे गर्म करें पहले? रॉड से गर्म कर लेते हैं, हीटिंग रॉड से, बाद में गीजर से करेंगे, ठीक है? तो मान लो यहाँ रॉड लगा दी, और कितने पावर की रॉड है? 1000 वॉट। अरे मार्केट में खरीदने जाते हैं ना रॉड, तो वो पूछते हैं कि कितने वॉट की चाहिए, जाना खरीदने। 1000 वॉट चाहिए, जल्दी हो जाएगा पानी गर्म जितनी पावर ज्यादा होगी। सही है, तो बताओ पानी गर्म होने में कितना टाइम लगेगा? फाइंड टाइम टू हीट अप द वाटर। तो लगभग कितना टाइम लगता है? अभी कोई करता है क्या हीटिंग रॉड से पानी? हॉस्टल में तो करते होंगे ना, करते ही हॉस्टल। तो लगभग कितना टाइम लगता है पानी गर्म करने में? क्योंकि 1000 वॉट की रहती है जनरली रॉड। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं फिर। नहीं, ज्यादा पानी गर्म कर सकते हैं। तो बताओ टाइम टू हीट अप द वाटर। अच्छा, इसमें एक अजम्पशन हम ये लेके चल रहे हैं, जनरली घर पे जब पानी गर्म करते हैं, तो जो सारी की सारी रॉड की हीट है, वो पानी को थोड़ी मिलती है, थोड़ी एटमॉस्फेयर में भी लॉस होती है, तो वो भी कर लेंगे अगले सवाल में। इसमें हम मान के चल रहे हैं 0% लॉस इन एटमॉस्फेयर। ये क्या लिखा है? मैंने एटम क्यों लिखा है? की सारी हीट पानी को मिल रही है, 0% लॉस है,
पानी गर्म होने में कितना टाइम लगेगा? जल्दी से जल्दी करो, तुम्हारा आंसर नहीं आया, पानी गर्म हो गया बस, जल्दी बताओ। नहीं आ रहा क्या? सेकंड्स? मिनट में बदलना है, मिनट में थोड़ा अच्छा लगेगा सुन के कि अच्छा ये है। देखो सबसे पहले तो ना ये बताना पड़ेगा कि कितना पानी है। ये लीटर है 25, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट क्या मतलब, किलोग्राम निकालना पड़ेगा कि मास कितना है, क्योंकि डेंसिटी पता है पानी की, वॉल्यूम दे दिया है, तो मास कितना आएगा पता है। पानी की अच्छी बात, जितने लीटर में होता है ना उतने केजी में आता है। 25 लीटर पानी बराबर 25 केजी पानी। बोले ऑब्वियस नहीं, ऐसा नहीं होता है। बोले सर अब तक तुम यही 1 लीटर दूध बराबर 1 किलोग्राम दूध, वो लगभग आ सकते हैं सेम, क्योंकि पानी जैसी पानी बेचते नहीं, मतलब पानी जैसा ही होता है ना। वरना जैसे घी में आप करोगे ना, घी में तो 1 लीटर घी, 1 किलोग्राम घी, अलग अलग है, दोनों के भाप भी अलग अलग रहते हैं। भाव 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 नहीं, प्राइस अलग अलग रहती है। ठीक है ना? तो ये एकदम ऐसा ऑब्वियस नहीं कि 25 लीटर बराबर 25 ग्राम, तो ध्यान से सोच के 25 किलोग्राम तो कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। देखो तो करने का कॉन्सेप्ट क्या है आपको बता देते हैं पहले। पहले तो 25 लीटर को बताओ कि पानी कितना है, मास कितना है उसका। उसके बाद ये देखो कि इतने से इतने में गर्म करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। फिर ये देखो कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि वॉट को बोलते हैं जूल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में 1000 जूल एनर्जी जा रही है। 1 सेकंड में 1000 जूल जा रही है, यूनिटरी मेथड। 1 सेकंड में जाती है 1000 जूल, हमें कितनी जूल एनर्जी ट्रांसफर करनी है वो निकाल ही लेंगे, उतनी एनर्जी जाने में टाइम लगेगा, ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कर लो, क्या था वो रिलेशन कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, हाँ ये था ना। तो बताओ 25 लीटर में 25 × 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएंगे ना। ये तो वॉल्यूम आ जाएगा पानी का कंटेनर में। उसके बाद मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 1000 × 25 × 10⁻³ तो कितना आ गया, 25 केजी आ गया है। इतनी बड़ी प्रोसेस है। ठीक है, पर ध्यान रखना पानी में सेम आएगा। उसके बाद आपको क्यू निकालना है, MS∆T। लेकिन ये देखो हमें एट द एंड जूल में चाहिए चीजें, तो जूल में कर लेते हैं। मास कितना लिखेंगे, 25। एस कितना रखेंगे, वैसे तो 1 होता है, पर जूल पर केजी में 4200 होता है, कुछ दिया नहीं है तो ये ले। ये 30 - 15 15 हो जाएगा। 30 - 15 कितने जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है, किसने निकाला? चलो ठीक है, इतनी ही रिक्वायर्ड है ये। ठीक है, इतने जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब यूनिटरी मेथड, 1 सेकंड में जाती हैं इतने जूल, ये ऐसे बोल दो, 1000 जूल ट्रांसफर होने में लगता है 1 सेकंड, तो इतने जूल ट्रांसफर होने में लगेगा 1 अपॉन, है ना। या उससे भी अच्छा, हम जानते हैं सर कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर एनर्जी अपॉन पावर। पावर कितनी है 1000, एनर्जी कितनी है 25 अपॉन टाइम, ये आ गया वो, वही वही है। टी कितना आ गया यहाँ से, वो तो सेकंड में आया, कितना आया 15 सेकेंड्स, मिनट में लगभग। हाँ देखो उनका भी पानी उतनी देर में गर्म हो रहा है, 26 पॉइंट समथिंग समथिंग मिनट्स में पानी गर्म हो रहा है। सही है, सही है। यही सवाल फिर से करो, बस इस बार ऐसा लिख लो यहाँ पे कि 20% लॉस इन एटमॉस्फेयर, 20% हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाती है। तो बताइए पानी को गर्म करने में कितना समय लगेगा। ये जल्दी करना है, इस बार थोड़ा जल्दी करना है। कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, यहाँ तक सेम रहेगा, बहुत चीजें सेम रहेंगी, बस क्या चेंज होगा आपको सोचना जल्दी से। अच्छा एक बात, समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगी? ऑब्वियसली ज्यादा ही लगेगा ना। हाँ,
अरे ज्यादा ही लगेगा, सही बोला है, कम किसने बोला था? ज्यादा समय लगेगा। क्यों? पहले तो सारी एनर्जी मिल रही थी पानी को, अब तो कुछ लॉस हो रहा है ना। तो 1 सेकंड में पहले 1000 जूल मिल रही थी, अब कम मिलेगी, क्योंकि 20% लॉस हो जाएगी, तो समय ज्यादा लगेगा। बताओ क्या चेंज आएगा? देखो सब सेम रहेगा, नया सवाल आपको तो नया ही लिखना है। मैं आपको बताता हूँ क्या है, फिर आप नोट करते रहना। ये सेम आएगा। एनर्जी रिक्वायर्ड इतनी ही आएगी भाई, पानी अगर 25 किलोग्राम है और ये है, तो एनर्जी तो इतनी ही चाहिए। लेकिन देखो पहले पावर थी 1000 और पूरी पूरी पावर ट्रांसफर हो रही थी पानी को, पर अभी 20% लॉस हो गई, तो केवल कितनी पावर ट्रांसफर होगी? 80%। मतलब 1000 का 80% मतलब 800 जूल, मतलब कुल मिला के 1 सेकंड में 800 जूल अब ट्रांसफर हो पा रही है। तो समय थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जो भी आएगा वो आएगा। जल्दी से नोट करो, अगला सवाल बहुत सही है। तुम थोड़ा सा वो रिवाइज कर लेना, 10th क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था ना, V बराबर आई आर, ओम्स लॉ वगैरह, वो रिवाइज कर लेना, ठीक है? अगले क्लास, अगले चैप्टर में का, अगले टॉपिक में काम आएगा, अगले टॉपिक में काम आएगा। चलो छाप इसको मिटाएं। अब देखो, चलो इसको लिखते रहना, पहले सुन लो, क्वेश्चन सुन लो, फिर बाकी लोग कर लेना जिन्होंने लिख लिया। देखो अब ऐसी सिचुएशन है कि हमको खरीदना है एक इंस्टेंट गीजर। इंस्टेंट गीजर जिसमें टैंक नहीं होता, नल चालू करो पानी गर्म आता है, ठीक? एक इंस्टेंट गीजर खरीदना है, किचन वाला जो रहता है। अब आपको, आप वो हो गीजर बेच रहे हो, ठीक है? तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा कि मुझे, मेरी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, ऐसा ऐसा कंडीशन है, तो आपको सजेस्ट करना है कि कितनी पावर का गीजर खरीदना है, ठीक है? ठीक है, तो ऐसा है कुछ सिचुएशन, देख लो। तो घर में जो टंकी है उसमें सर्दी में पानी 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस का पानी है, और जो जो नल लगा हुआ है उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और उसमें से जो पानी आ रहा है उसकी वेलोसिटी हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट्स है हमारी ना, वो चाहिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी चाहिए, और पानी का टेम्परेचर होना चाहिए 50 डिग्री सेल्सियस। ये हमको चाहिए कि पानी इतने फ्लो से निकले, एक 1 सेंटीमीटर की रेडियस में से पानी निकले कितने, 50 डिग्री। समझ गए? तो आपको बताना है गीजर की पावर, कितनी पावर का गीजर आप मुझे देना चाहोगे, चिपकाना चाहोगे मतलब, बताइए। 10 डिग्री सेल्सियस के पानी को 50 डिग्री में कन्वर्ट करना है, गर्म करना है, कन्वर्ट किया, और नल में से पानी इतनी स्पीड से निकल रहा है, 1 सेंटीमीटर का टैप का रेडियस है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कितनी पावर का इंजन, इंजन नहीं गीजर चाहिए हमें, जो आप सोच रहे हो उसको गणित में लिखना है। मैं बता दूं, देखो इसका हम ऐसे सोचेंगे कि हमें पावर निकालनी है, पावर का मतलब 1 सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए। हमें बस इतना बताना है कि 1 सेकंड में कितना पानी इस नल से बाहर निकलेगा, क्योंकि हमें उतना ही पानी गर्म करना है, हमें और किसी से मतलब। हमें इस बात से मतलब है कि नल के अंदर पानी कितने टेम्परेचर पे, हमें क्या, हमें तो इसका मतलब है नल से जो पानी बाहर निकले वो 50 डिग्री का होना चाहिए। तो आप ये बताओ 1 सेकंड में नल से कितना पानी बाहर निकलेगा, तो मैं कैसे निकाल रहा हूँ? ये देखो मान लो यहां से पानी बाहर निकला, ये T बराबर 0 है, 1 सेकंड पानी बाहर निकला, 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगा पानी? 10 मीटर। और रेडियस इसकी पता है, तो इस सिलेंडर बन गया एक, सिलेंडर का वॉल्यूम पता है,
तो हम ये बता सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड, जो टैप से बाहर निकला। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैसे लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर कितना लिखेंगे? 1/100। और हाइट कितना है? 10। ये कुछ तो आ गया। कितना आ गया? 4 -3 आ गया ना। पाई इंटू 10⁻³ लीटर आ गया है। लीटर नहीं, मीटर क्यूब आ गया। क्यों मीटर क्यूब का आ गया? क्योंकि आप देखोगे तो मीटर क्यूब की यूनिट बनती है। तो बताओ मास कितना आ गया? मास ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड। तो मास निकालने के डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दें। डेंसिटी 1000 इंटू पाई इंटू 10⁻³ तो कितना आ गया? पाई केजी। सही है क्या? 1 सेकंड में इतना पानी गर्म करना। और पानी गर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड, तो ये क्या है? हीट रिक्वायर्ड इन 1 सेकेंड। हीट रिक्वायर्ड इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकंड में कितना पानी बाहर निकला? पाई केजी। तो हम लगाएंगे एम एस डेल्टा टी। एम कितना लिखेंगे? पाई। ये कितना लिखेंगे? 4200। और डेल्टा टी कितना लिखेंगे? 50 - 10 40। कितने जूल? अरे समझ में आएगा? ये जूल जो एनर्जी है वो कितने सेकंड में रिक्वायर्ड है? 1 सेकंड में। तो यही तो पावर है। 1 सेकंड में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वही पावर है। तो पावर कितनी आ गई गीजर की? यही आ गई, पाई इंटू 42 इंटू 40 वॉट। ये आंसर हो गया। ठीक है ना? हमने क्या निकाला? 1 सेकंड में कितना पानी बाहर निकला। हमने निकाला 1 सेकंड में इतने पानी को गर्म करना है। 1 सेकंड में पानी को गर्म करने के लिए इतनी एनर्जी लगेगी। 1 सेकंड में जो एनर्जी लगेगी वही तो पावर है। क्या?